सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के वार्षिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस साल की पूरी प्रिडिक्शन हम यहाँ पर करेंगे। वैसे भी इस वर्ष कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि केतु पूरे वर्ष आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यदि आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। हम चंद्र राशि से इस को देखेंगे। इस वर्ष काफी खास चीजें होंगी आपके साथ, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक नजर ग्रहों की स्थिति पर पहले डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि केतु पूरे वर्ष आपके राशि में ही रहने वाले हैं। चंद्र के ऊपर से केतु गोचर करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। शनि छठे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष और अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। 1 मई से आपके भाग्य भाव में ये चले जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये मुख्य ग्रह हैं आपके लिए। कन्या राशि की यदि बात की जाए तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। आप जानते हैं कन्या राशि वाले कोमल और सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कन्या राशि वाले बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें करते हैं, अपनी बातों से दूसरे का मन मोह लेते हैं। कन्या राशि वाले बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव से लोग होते हैं। जो भी इनसे एक बार मिल लिया उसके मन में ये जगह बना लेते हैं। बहुत प्यारी राशि होती है कन्या। बुध इसके स्वामी हैं और बुध तो काफी जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बाद बुध ही हैं जो सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और अपने रिजल्ट भी देते हैं। बुध अधिकतर सभी ग्रहों के मित्र माने जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बुध से ही शुरुआत करूंगी, उसके बाद अन्य ग्रहों के बारे में भी मैं पूरे वर्ष के बारे में बताऊंगी। लेकिन अब हर स्टेप बाय स्टेप हर महीने के बारे में मैं प्रिडिक्शन करूंगी आपका पूरा वर्ष कैसा जाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पूरा वर्ष कैसे जाने वाला है। तो यदि बात करें आपके बुध यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं आपके राशि में, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके राशिपति बुध के बारे में। पूरे वर्ष की प्रिडिक्शन करूंगी। जब हम बुध जो आपके राशिपति हैं उन पर नजर डाल रहे हैं, 1 जनवरी जब आएगी तो आपके तृतीय भाव में बुध का सफर यहाँ से शुरू होगा। 1 जनवरी से, बने हुए तो इससे पहले से ही है, लेकिन हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब 1 जनवरी आएगी तो बुध का जो सफर होगा यहाँ से शुरू होगा। आप इस समय यात्राएं करेंगे। स्थान परिवर्तन आपको यहाँ पे बुध करा देते हैं, थोड़ी भागदौड़ करा देते हैं। आपको अपने भाई बंधुओं का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, बुध यहाँ पर दिलाएंगे। 7 जनवरी को बुध चतुर्थ भाव में आ जाएंगे आपके। इस समय परिवार में खुशियों का माहौल होगा। आपकी यहाँ जमीन जायदाद से आपको लाभ हो सकता है। आपका जो विवाद कुछ चल रहा था, तो जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। 1 जनवरी को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ यदि आप पढ़ने वाले हैं, आप स्टूडेंट लोग हैं, तो यह पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। संतान सुख की प्राप्ति आपको यहाँ पर बुध कराएंगे। और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता यहाँ पर बुध आपको दिलवा देंगे। 20 फरवरी को बुध छठे भाव में होंगे। जब 20 फरवरी आएगी तो बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध और शनि साथ में होंगे, दोनों की युति होगी, युति संबंध बनाएंगे। यहाँ से दोनों आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो क्योंकि ये राशिपति हैं और वो अपने स्वग्रही होकर बैठे हैं, इस समय पर वो मार्गी भी हो रखे हैं। तो यहाँ पर वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको क्लियर कराएंगे। नई जॉब के लिए चांसेस आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नई जॉब में तरक्की के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 7 मार्च को बुध सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने व्यापार में और विवाह में दोनों ही, वैवाहिक जीवन में दोनों में ही ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्यापार यहाँ पर थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। हालांकि 31 मार्च को शुक्र
और मतलब शुक्र भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, साथ आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो शुक्र यहाँ पर उच्च के होंगे, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। साथ साथ भाग्येश भी हैं आपके शुक्र, यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च का जो समय है, थोड़ा सा संयम बनाने की जरूरत है यहाँ पर, दोनों ही स्थितियों में, वैवाहिक जीवन में भी और व्यापारिक जीवन में भी। 26 मार्च को बुध आपके अष्टम भाव में होंगे। यहाँ बुध थोड़े लंबे समय तक रहने वाले हैं अभी, क्योंकि 26 को अष्टम में वहीं पर वक्री हो जाएंगे और 9 अप्रैल को वापस सप्तम भाव में चले जाएंगे। 9 अप्रैल को फिर से नीच के हो जाएंगे। 25 अप्रैल को बुध मार्गी होंगे यहाँ पर, और 10 मई को फिर से अष्टम भाव में मेष राशि में चले जाएंगे बुध। ये 2 अप्रैल से लेकर जो 25 अप्रैल तक का समय है, जब बुध वक्री होंगे, तो यह समय थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा, थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। लेकिन जब हमें पता है तो इस समय हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, थोड़ी सी सावधानियां ले लेनी चाहिए। इस समय आपके कार्य रुकेंगे इन कुछ दिनों के लिए। कर्मों में जो कार्यों में थोड़ी सी सफलता धीमी गति से मिलेगी। 31 मई को बुध नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पहले 19 मई को शुक्र, बुध से पहले ही 19 मई को शुक्र और 1 मई को गुरु नवम भाव में पहले से ही आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है। यहाँ पर धनेश प्लस भागेश, चतुर्थेश प्लस सप्तमेश प्लस दशमेश का योग बनता है। बहुत अच्छा राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बन जाएगा। मई से लेकर जो जुलाई तक का समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। पूरे वर्ष का जो कहे कि मतलब बहुत ही अच्छा समय आपके लिए ये मई से लेकर जुलाई तक का बहुत अच्छा समय ये साबित होगा। ये आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे साबित होगा। पहले तो नवम में काफी अच्छे योग बनते हैं, फिर दसम भाव में बुध 14 जून को आ जाएंगे और शुक्र पहले ही 2 दिन पहले ही 12 जून को दसम भाव में आ जाएंगे, तो ये राजयोग बनता है। 29 जून को बुध 11वें भाव में आ जाएंगे, वहीं शुक्र 6 जुलाई को आ जाएंगे 11वें भाव में। दोनों की युति यहाँ पर भी होगी। यहाँ एक बार फिर से बुध शुक्र का युति योग बनेगा, राजयोग बनेगा। तो इसलिए मैंने बताया ना कि मई से लेकर जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यानी कि मई से लेकर वही जुलाई तक साल का सबसे अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। यहाँ बुध और शुक्र का युति योग आपको बहुत सफलताएं दिलाएगा। पूरे वर्ष में जो एक कहते हैं ना कि लास्ट वाला एक टाइम, जो बहुत ही अच्छा वाला टाइम, ये वो टाइम होगा। यहाँ भाग्य, राज्य, इनकम गेन्स और सक्सेस सब मिलेगा इस समय आपको। यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। उसके बाद 19 जुलाई को बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी होगा। यहाँ पर 5 अगस्त को बुध फिर से वक्री होंगे। 22 को बुध फिर से 11वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन अब थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट यहाँ पर इसलिए देंगे क्योंकि वक्री हो जाएंगे। अभी मार्गी नहीं है, अभी वक्री हैं। तो 28 को मार्गी होंगे। 4 सितंबर को फिर से 12वें भाव में आ जाएंगे। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में, मूल त्रिकोण राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो ये समय फिर से अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर बुध ये भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं आपके लिए। यहाँ बहुत ही उत्तम राजयोग माना जाता है। ये जो योग होता है बहुत उत्तम राजयोग माना जाता है। ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। सुख सुविधाएं, लग्जरी सब आपको यहाँ इस समय बुध दिलाने में सक्षम होंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर को बुध धन भाव में आ जाएंगे आपके फिर से, और 18 सितंबर को शुक्र भी अपनी राशि मतलब तुला राशि में आ चुके होंगे, क्योंकि धन भाव में इस समय तुला राशि है, आप कन्या राशि के हैं, तो शुक्र भी यहाँ पर प्रवेश कर चुके होंगे। यह दोनों आपको धन वृद्धि देंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो 29 अक्टूबर को वापस बुध तृतीय भाव में अब आ जाएंगे। 26 अक्टूबर को फिर से वक्री होंगे। 15 दिसंबर को मार्गी होंगे फिर से। साल के अंत तक तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे। जब वक्री होंगे तब आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। यहाँ पर
थोड़ी सी भागदौड़ अधिक कराएंगे यहाँ पर बुध। यह था बुध का पूरे वर्ष का गोचर। यदि कुंडली में बुध और शुक्र अच्छी पोजीशन में बने हुए हैं, इस वर्ष बुध और शुक्र आपको अच्छे फल दिलाने में पूरे सक्षम हैं ये दोनों। मैं इनके लिए कुछ उपाय भी आपको बताऊंगी बाद में, जो आपको करने हैं वो उपाय भी आपको कर लेने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम दूसरे अन्य ग्रहों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो मैं बात करूंगी अब बृहस्पति की। यहाँ पर जब साल शुरू होगा तो गुरु अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन 1 मई को गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो शास्त्रों में लिखा है जब गुरु भाग्य भाव में होते हैं तो भाग्य का उदय होना तय है। भाग्य भाव में गुरु सबसे श्रेष्ठ फल देते हैं, तो ये आपका भाग्य उदय होना यहाँ पर तय है। गुरु नवम भाव में बैठकर आपको मतलब बहुत सारे प्रमोशंस आपके जो पिछले टाइम से रुके हुए तो ये प्रमोशंस दिला देते हैं, सरकार से लाभ करवाते हैं। नवम में गुरु राजनीति में भी सफलता आपको दिलवाते हैं। नवम भाव में बैठे गुरु संतान सुख की प्राप्ति भी करवा देते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि उनकी आपके पंचम भाव पर है। पढ़ाई लिखाई का लाभ आपको करवा देते हैं। यदि आपकी संतान बड़ी है तो संतान को संतान की प्राप्ति करा देते हैं, ये यहाँ पर गुरु करते हैं। यहाँ बैठकर सक्सेस गुरु दिलाते हैं। आपके संबंध आपके भाई बहनों से मधुर हो जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। नवम में बैठे गुरु अपने लक्ष्यों की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं तो यह गुरु आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर करेंगे, या आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो गुरु मददगार होंगे आपके लिए। नवम में बैठकर गुरु आपको बहुत ही स्पिरिचुअल बना देते हैं, बहुत ही धार्मिक बना देते हैं। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अच्छे से लगता है। आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेने लगते हैं। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ गुरु यहाँ पर दिला देते हैं। वहीं यदि मैं शनि की बात करूं, अब मैं शनि की तरफ ध्यान दूंगी थोड़ा सा। शनि की बात करूं तो शनि आपके 6ठे भाव में अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस समय है। जून से पहले शनि मार्गी रहेंगे। यहाँ पर शनि आपको स्वास्थ्य का लाभ कराते रहेंगे। आपको मतलब स्वास्थ्य में कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपको लाभ दिलाएंगे शनि। यहाँ पर शत्रु पक्ष को यहाँ पर शनि कमजोर करते हैं। 6ठे भाव में शनि जब तक मार्गी रहेंगे जब तक बहुत शुभ फल आपको कराएंगे। 29 जून को जब शनि वक्री हो जाएंगे तब उस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शत्रुओं से भी सावधान यहाँ पर रहना होगा। बिना सोचे समझे किसी से कर्ज नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसका प्रभाव उन पर अधिक होगा जिनकी राशि में शनि कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, या तो नीच राशि में, या फिर शत्रु ग्रह से दृष्टि थी, या शत्रु ग्रह के साथ युति में बैठे हों, तो इसका प्रभाव जो वो वक्री होंगे उन पर ज्यादा होगा, अन्यथा इतना प्रभाव नहीं होगा। यदि बात करें केतु की, केतु राशि में आपकी विराजमान है। केतु शुभ ग्रह माने जाते हैं। केतु कभी भी पाप ग्रह में मैं उनको काउंट नहीं करती हूँ। जितना मैंने पढ़ा है या मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया तो मैं पाप ग्रहों में उनकी गिनती नहीं करती हूँ। केतु शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। और कन्या राशि तो इनकी अपनी राशि मानी जाती है, तो यहाँ पर केतु अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ प्रथम भाव में केतु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने में आपको सक्षम है। यहाँ से केतु आपकी संतान का भी भाग्य उदय कराते हैं। केतु किसी भी चीज का गहन अध्ययन आपको करवा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अंदर ही खोज शुरू कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप बहुत सारी मतलब गहराइयों तक चीजों को सीख सकते हैं। इस समय केतु आपको इतना मतलब स्पिरिचुअल बना देते हैं केतु यहाँ पर आपको। वही बात करें यदि राहु की, तो राहु आपके पूरे वर्ष के लिए सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। यह स्थिति खैर वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में नई नई तकनीकी आजमाएंगे, नए नए तरीके से फेर बदल करेंगे, उलट पलट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को चेंज करेंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह जो राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। व्यापारिक लाभ राहु यहाँ पर आपको कराते हैं। कुल मिलाकर राहु केतु शनि गुरु इन चारों मुख्य ग्रहों का गोचर काफी अच्छा है आपके लिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जब शनि आपकी कुंडली में वक्री होंगे, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिनकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में है। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है
तो आपको कतई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि यहाँ पर आपके लिए फिर अच्छे ही रिजल्ट करेंगे। तो मैंने पहले बताया था कि कुछ उपाय कर लेने चाहिए आप कन्या राशि वाले। आप अपने बुद्ध को थोड़ा सा और बल दे। बल कैसे दे? गणेश जी की पूजा आपको करनी है। प्रत्येक बुधवार को आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको गायों की सेवा करनी चाहिए। आपको बेलपत्र हमेशा ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। शिव भगवान की आराधना आपको करते रहना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ आपको हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि है, राहु है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है। तो इनके लिए आपको हनुमान जी की आराधना भी और शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार हरे मूंग का सेवन आपको करना चाहिए। हो सके तो बुधवार के दिन आपको हरा मूंग दान भी करना चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय। यदि वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए प्रणाम।